हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। हम देखेंगे छबहार पोर्ट का इशू। और ग्वादर पाकिस्तान में है, छबहार ईरान में है, तो क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है चाइना के लिए ग्वादर और इंडिया के लिए छबहार। इसके पहले दोस्तों एक चीज़ है कि आप लोग रिस्पांस काफ़ी ढीला आ रहा है, तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हॉट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं हम छबहार पोर्ट का इशू, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है और प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे दोस्तों हुआ क्या था कि इंडिया और ईरान, इन्होंने 2003 में ही एग्री करा था कि भाई साहब हमें छबहार पोर्ट को मॉडर्नाइज करना है, डेवलप करना है इंडिया को और ट्रेड के लिए यूज़ करना है। लेकिन किस्मत ख़राब ईरान की और साथ में इंडिया की भी। ईरान पे लग गया न्यूक्लियर सैंक्शन लग गया, इस वजह से न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए सैंक्शन लग गया उन पे, और इंडिया की तरफ से इनर्सिया था बहुत लंबा सा, वो लोग करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वहाँ पे हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमारे PM मोदी साहब पहुँचे ईरान अभी हाल ही में, तो उन्होंने 12 एग्रीमेंट पे साइन किया, इंक्लूडिंग कल्चर, साइंस, ETC, और साथ में शुरुआत किया उन्होंने गालिब के शेर से। वहाँ पे आपने देखा होगा उनकी मीटिंग। तो गालिब का शेर एक अर्ज करता हूँ मैं कि वो बादशाह हैं तलवारों के, हम तो कलम के शहंशाह हैं। तो छबहार पोर्ट में जो एग्रीमेंट हुआ है ये क्या इंपॉर्टेंस होगा इंडिया के लिए, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये गेटवे है किसके लिए, सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में कौन कौन है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ओके, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जितने तान हैं एक्सक्लूडिंग हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारे आते हैं आपके सेंट्रल एशिया में। बहुत स्ट्रेटेजिक हमारे लिए इंपॉर्टेंस है और ट्रेड हमारा उनसे बढ़ सकता है। पहले सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से ही हमारा जुड़ता है ईस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप से जुड़ा हुआ है वेस्टर्न यूरोप। तो हमारा एक पूरा रूट खुल जाएगा हमारा यूरोप के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, ओके, और अफगानिस्तान के लिए। अच्छा, तो क्या करेंगे भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, इसको हम डेवलप करेंगे 10 सालों के लिए डेवलप करेंगे। और डेवलप करने के लिए हमने पैसा दिया है $500 मिलियन, और रुपीज़ में पैसा दिया है 3000 करोड़ रुपए। अब देखिए MOU हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है छबहार और जहादिन रेलवे बनाने के लिए। अब आपको समझ में आएगा कि ये छबहार और जहादिन रेलवे क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरा एक एक चीज़ समझ आएगा। लेकिन इसके पहले आप यहाँ लाल देख लीजिए, दो चीज़ लाल दिख रही होगी रेड कलर के ट्रायंगल में। एक जगह आपको ग्वादर दिखा रहे हैं, एक तरफ आपको छबहार पोर्ट दिखा रहे हैं। इनके बीच की डिस्टेंस केवल 100 किलोमीटर है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट क्या है। तो दोस्तों आपको IR से आप परिचित होंगे तो आपको एक चीज़ तो पता होगा कि इंडिया 1 बिलियन के करीब हमारा इन्वेस्टमेंट कर चुका है अफगानिस्तान में। जब 1 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो कुछ तो किया होगा वहाँ पे, ठीक है। केवल ओपीएम और चरस तो हमने खरीदी नहीं होगी वहाँ से। तो वहाँ पे बेसिकली हमने एक हाईवे डेवलप किया। आप देख सकते हैं कि मज़ार शरीफ, काबुल, कांधार और हेरात, इन चारों बड़े बड़े शहर को हमने जोड़ा है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि देलारम से लेकर जारंस तक, देलारम से लेकर जारंस तक एक लाइन और आ रही है, यहाँ पे भी हमने रोड डेवलप किया है। अब क्यों डेवलप किया है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे छबहार पोर्ट है और कांडला जो कि गुजरात में है, यहाँ से लोग निकलेंगे और छबहार पोर्ट तक हमारा जाएगा, सामान जाएगा, गुड्स जाएंगे, जो भी जाना होगा। उसके बाद छबहार पोर्ट जैसे पहुंचा, वहां से जारंज तक का हमारा एक रेलवे लाइन बनानी है हमें, ओके। और जारंज तक जैसे ये पहुंच गया तो देलारम तक हमने रोड बना रखा है, तो पूरा अफगानिस्तान ट्रेड में आ जाएगा। और ट्रेड में आ जाएगा तो इसकी इकोनॉमी सुधरेगी और इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो पाकिस्तान को घेरने के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ यदि अफगानिस्तान हमारा स्टेबल है तो हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी अच्छा रहेगा और स्टेबिलिटी हमारे इंडिया में बनी रहेगी। और ट्रेड, दूसरी चीज़ ट्रेड तो होना ही होना है। अफगानिस्तान के साथ बढ़ेगा तो सेंट्रल एशिया के साथ बढ़ेगा, तो हमारा ईस्टर्न यूरोप के साथ बढ़ेगा तो वेस्टर्न यूरोप के साथ बढ़ेगा।
अब आगे देखते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमको बनाना है। बेसिकली आप दो हमने फोटो लगाई, आप देख सकते हैं कि ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए कोलंबो पोर्ट पे जाएगा, कोलंबो पोर्ट से होते हुए ये ग्वादर पोर्ट, छापाहार पोर्ट होते हुए ये हमारा यूरोप में घुस जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन जो जा रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सुएज कैनाल होते हुए हमारा उसके बाद मोरक्को होते हुए जिब्राल्टर से होते हुए आगे ये पूरा हमारा यूरोप को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये लेकिन अभी तक डेवलप ये नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ये ग्वादर पोर्ट हमारा डेवलप इंडिया करेगा तो इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी वहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजिक हमारा सिग्निफिकेंट है, जो वही बता रहा हूँ कि CPEC जो बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है 2 बिलियन पैसा लगाकर, उसका एक्सेस पॉइंट ग्वादर पोर्ट है। और ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान के अंदर आता है। ठीक है, और वहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी चाइना की, ग्वादर पोर्ट मतलब पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। पहले से उन्होंने श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं चाइनीज़, तो इंडिया को भी घेरने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हम छापाहार पोर्ट को डेवलपमेंट करते हैं उन चीज़ों को। ओके, अब ये हमारा गेटवे हो जाएगा कि हम सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से और यूरोप से अपना ट्रेड कर पाएं, और ये हमें गेटवे मिल जाएगा, हम लोग बाईपास कर देंगे चाइना और पाकिस्तान को। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है ग्वादर पोर्ट का। आगे चलते हैं दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड का रिलेशन यदि आप बात करें तो हमारे साहब गए थे वहाँ पर, प्रेसिडेंट साहब गए थे, मुखर्जी साहब। तो देखिए न्यूजीलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, बस 3-4 लाइन जानेंगे। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, डेयरी, पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज, ये काफ़ी तगड़ी चीज़ें हैं उनकी। और हमारा जो डायस्पोरा है, इंडिया का डायस्पोरा, स्टूडेंट कह लें या जो भी आपके लोग कमाने जाते हो, काफ़ी ज़्यादा हमारे न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड से हमारा डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया की तरफ आ रही है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 800 मिलियन का हमारा वहाँ से ट्रेड होता है न्यूजीलैंड से, जिसमें 429 मिलियन इंडिया का एक्सपोर्ट है उसमें। ओके, अब दोनों कंट्री ने फ्री ट्रेड हमारा एग्रीमेंट साइन किया है। और हमारा देखिए न्यूजीलैंड से हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या है कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा है। 14% हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से आ रही है। तो यदि एग्रीकल्चर को हम मॉडर्नाइज कर दें, और हमारे यहाँ 1.41 मिलियन हेक्टेयर हमारे यहाँ बेसिकली लैंड है। ओके, तो हम यदि इसको मॉडर्नाइज कर लें एग्रीकल्चर को, और इनसे हमें हेल्प मिल जाए, तो काफ़ी हम अच्छा एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब एग्रीकल्चर होता था ना, प्री फैसिलिटी कि हमें सीड कहाँ से आएगा, खाद कहाँ से आएगी, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। और पोस्ट फैसिलिटी ये भी हमारे पास नहीं होती है कि कोल्ड स्टोरेज हो जाए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाए, पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी हो जाए। तो ये चीज़ काफ़ी तगड़ा है हमारे न्यूजीलैंड में, तो इससे हम काम कर सकते हैं। पहला प्रॉफिट ये रहेगा। दूसरा प्रॉफिट हमारा ये रहेगा कि पीसफुल एशिया और पैसिफिक रीजन का हमारा सपना है। तो यहाँ पे शेयर स्टेक ऑफ इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ये दोनों लोग इसके शेयर होल्डर हैं, शेयर स्टेक है इनका। और न्यूजीलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। और न्यूजीलैंड हमारा स्ट्रॉन्ग उनका इन्फ्लुएंस है पैसिफिक आइलैंड पे, तो वो यदि एक्सेस करना चाहे तो उनसे हम साइन कर सकते हैं इन चीज़ों में। आगे चलते हैं, इंडिया और इटली में जो केस हुआ था भाई, 2 भाई थे, गिरोनी एंड उसका फ्रेंड, उन्होंने एक फिशरमैन को गोली मार दी थी। जब उन्होंने गोली मार दी तो इंडिया वालों ने बोला कि भाई मेरे टेरिटरी में गोली मारो, केस चलेगा इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला केस चलेगा इंडिया में। लेकिन उन्होंने कहा भैया देखो यार, केस इसमें मत चलाओ, हम एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ सी। अब ये मतलब समुद्र में मौत हुई है तो यहाँ पे केस चला लीजिए। तो काफ़ी बहस हुई दोनों लोग में, लेकिन इंडिया आखिरी मान गया चलो इट लॉस में ही चला लो हमारा केस, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे केस चल रहा है। इसके बाद यदि आप देखें कि लुक ईस्ट पॉलिसी में हम कितना काम कर पाए, तो फिलीपींस को एक वार्षिक इंडिया ने डिलीवर किया है, जो कि कोलकाता बेस्ड पब्लिक सेक्टर हमारी कंपनी है। और इंडिया ने पहला जो अपना वार्षिक एक्सपोर्ट किया था वो हम मॉरिशस को किया था। तो जो फिलीपींस को देने का मतलब ये है कि कितना हम आगे हैं लुक ईस्ट पॉलिसी को चाइना को घेरने में, कितने हम सक्षम हो रहे हैं धीरे धीरे, आगे समझ में आएगा आपको। ओके, अब देखिए जरा एक बात है CICA का, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। अब बात क्या है भाई कि यूएस बोल रहा है कि एशिया पाइवोट करो, लेकिन ये चाइना बोल रहा है कि एशियन फीचर्स लाओ। क्या मतलब है? तो देखिए बात ये है कि ये दरअसल एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जो CICA, आपको फुल फॉर्म ऊपर दिख जाएगा। ये यहाँ पे हमें पीस को आगे बढ़ाना है। ओके, पीस बढ़ाना है,
सिक्योरिटी बढ़ानी है और स्टेबिलिटी करना है एशिया में, ठीक है। इसमें 26 मेंबर है, कजाकिस्तान के हमारे साहब ने वहाँ प्रपोज किया था कि इसको लगाइए, तो ये 5वीं मिनिस्ट्रियल मीट हुई है हमारी चाइना बीजिंग में। अब चाइना ने इन्वाइट किया है एशियन कंट्री को, बोला है कि भाई देखो हमारा एशियन फीचर्स होगा अगेंस्ट यूएस पायोट कि यूएस से आ रहा है कि भाई देखो एशिया में जितनी कंट्री है सबको एक तरफ रखो और चाइना को अलग रख दो, तो चाइना तो अकेला पड़ जाएगा ना, तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगा इस तरह से। तो ये खेल करना चाह रहे हैं हमारे यूएसए वाले। अब चाइना कह रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता यार, हम एशिया फीचर्स लेके आएंगे। कह रहा है कि भाई देखो जो भी हमारा साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, भाई देखो साउथ चाइना सी में कुछ हमारे आइलैंड्स हैं जिसपे जो चाइना बोल रहा है भैया बात ये है कि हमारे दादा परदादा यहाँ पर रहते थे, मछली मारते थे बैठकर, ठीक। कह रहा है कि हमारे किंग्स यहाँ पर राज करते थे। अब इसका केस भी फाइल हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में, तो वो भी हार गई चाइना, लेकिन कह रही हम छोड़ेंगे नहीं। वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना रही है, एयर बेस बना रही है। अब कह रहा है क्यों बना रहे हो भाई, वहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए कि वहाँ पे बहुत सारा ऑयल है और वहाँ पे बहुत एक बिजिएस्ट रूट है ट्रेड करने के लिए, तो जो उस आइलैंड को पाएगा वहाँ पे उसका प्रभुता हो जाएगी, संप्रभुता हो जाएगी, वो उस पर डोमिनेट करेगा उस चीज़ों को, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो ये साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, उसको आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रीडम, आप यूएस बोल रहा है कि भाई साहब सुनो, जो सी है ना समंदर, इसमें हमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए। अब वो कह रहा है अच्छा जी, तो आगे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करो, लेकिन भड़काओ तो मत फिलीपींस को, ये हमारा आइलैंड है। इस तरह की बातें चल रही है। अब चाइना ये बोल रहा है कि एशिया फीचर्स में ये होना चाहिए भाई कि एशिया का जो डिस्प्यूट है ये सॉल्व होना चाहिए एशिया के द्वारा, कोई बाहर ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये कहानी चल रही है। अब देखिए एक राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है। देखो भाई बात ये होती है कि हमारे यहाँ ग्लोबल विलेज है, ठीक है, वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज है। अब बात ये है कि ग्लोबल पॉलिटिकल जो कमिटमेंट है, ऑल मेंबर ऑफ कंट्री ने ये बोला है कि भाई जीनोसाइड जो होती है, जीनोसाइड मतलब लोगों को मार दिया जाता है पकड़ पकड़ के, ठीक है। तो सीरिया में लोग मर रहे हैं, पैलेस्तीन और इजराइल कन्फ्लिक्ट में लोग मर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को यदि होती है वर्ल्ड में तो हम क्या करेंगे, या इथनिक कोई हमारा क्लैश हो गया तो हम क्या करेंगे। तो 3 पिलर हमारे बनाए गए हैं राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। पहली बात तो ये है कि भाई हमारे घर के इंसान है तो पहले मुखिया प्रोटेक्ट करेगा, मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यदि वो हम मुखिया फेल हो गया तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ले भाई पैसा ले, हथियार, प्रोटेक्ट कर ले। वो भी नहीं कर पाया तब क्या करेगा, गांव के लोग आएंगे, स्टेट आएंगे, अलग अलग कंट्रीज आएंगी, एक फोर्स बनाएंगी और वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि देखो भैया जो हमारा क्रिटिसिज्म इसका ये है ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है ये भाई लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, ये बेसिकली हमारा करा जाता है रेजिम चेंज करने के लिए। अब यूएसए की यदि वहाँ पे इंटरेस्ट तो रेजिम चेंज, कहानी खत्म, उसको तेल आ रहा है, तुमसे मतलब नहीं है। काम किस पे हुआ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अब देखिए यदि इसको कुछ हमारा टेस्ट देख लें रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, तो लीबिया में अपराइजिंग हुई थी, अपराइजिंग को मान लिया हुई थी भाई, इवन रेजोल्यूशन ने पास किया कि चलो ठीक है इसको अपराइजिंग को कम करो, वहाँ पीस लेके आओ। तो नाटो की फोर्सेस गई, उन्होंने मैंडेट को ऊपर किया, मैंडेट को फॉलो किया वहाँ पे इवन के, ये तो बात ठीक है। लेकिन सबसे प्राइम फेसिया एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो इसराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। पैलेस्टीन को चाहिए ना अपना हक यार, उसके जगह पर आकर मारे जा रहे हैं उसको, गाजा पट्टी हथियाली, सब हथिया लिया उसका, और उस पर कोई नहीं बन रहा रेजोल्यूशन। तो ये है कि रेजिम चेंज करने के लिए बनता है और इस तरह की कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो राइट टू प्रोटेक्ट डू नॉट कम इन द केस ऑफ इजराइल बॉम्बिंग टू गाजा, इसके केस में नहीं आता है मेरे भाई। और ये बताया कि प्राइम यूएन की रिपोर्ट ये बताती है कि जो इजराइल और पैलेस्तीन का कन्फ्लिक्ट है ये हमारा एक वार क्राइम का एक प्राइम फेसिया कन्फ्लिक्ट है, इसमें आ ही नहीं रहे। और देखो भाई न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात कर लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। देखो पहली बात प्री की बात कर लेते हैं, क्या आएगा। देखो कौन सी कंट्री है जो एनपीटी साइन नहीं है, कौन सी नहीं है भाई, इंडिया नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं होगा, ठीक, इंडिया नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं होगा। अब इसराइल ने आज तक कोई भी साइन नहीं करा है। इसराइल को तो मतलब बम बनाना ही बनाना है, फेंकना ही पड़ेगा, इतने फलस्तीन कैसे मानेंगे। सारा उस पर मिडिल एशिया, उस पर जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया से, सब उसको मारने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसने कोई आज तक साइन नहीं किया है। साउथ सूडान सबसे ज़्यादा मतलब कि अनरेस्ट रहता है साउथ सूडान में। और नॉर्थ कोरिया भाई साहब जानते ही हो, आपने वीडियोस देखी होगी साउथ कोरिया के, बढ़िया अपने बाल वाल कटा के किसी को नहीं सुनता है, चाहे वहाँ पे विपिन कोई बनाना हो बनाओ, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट कंट्री है तो किसी की नहीं सुनते थे, 5 लोग हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं, ओके। अब देखो भाई न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप क्या था। देखो जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में यूरेनियम यूज़ करते हैं, जो फ्यूल यूज़ करते हैं, दो के काम आता है। पहला काम इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम आता है और दूसरा काम बम बनाने का काम आता है। जो ज़्यादा बोले बम फोड़ दो उसके ऊपर, 2 काम आता है ये। तो देखो हुआ क्या था, अब इंडिया ने बम फोड़ा, इंदिरा गांधी का मूड सन का 1973 में बोला कि बम फोड़ना है, क्योंकि अभी चाइना ने फोड़ दिया इसके पहले।
तो हमें भी सिक्योरिटी के लिए बम फोड़ना है और ज़्यादा बोले चाइना को ऊपर गिरा देंगे हम। तब 1973 में जैसे ही हमारे इंदिरा गांधी ने बम फोड़ा, तब जितने सप्लायर थे, देखिए कुछ ही कंट्रीज तो होंगी ना जो हमारे न्यूक्लियर के चीज़ों को सप्लाई कर रही होंगी, यूरेनियम सप्लाई कर रही होंगी। तो इनका यदि आप एक ग्रुप बना लेते हैं और ये सप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक है, ये सप्लाई ही नहीं करेंगे दूसरी कंट्री को, तो आप बम कैसे बनाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो यही हुआ 1973 में, जैसे इंदिरा गांधी ने बम फोड़ा, जैसे बम फोड़ने के बाद क्या हुआ कि अब ये कंट्री जैसे ही लगा कि इंडिया ने भी बम बना लिया, तो 74 में मिली, न्यूक्लियर टेस्ट किया इन्होंने, ठीक है। जब न्यूक्लियर टेस्ट 74 में इंडिया का हुआ तो 75 में ये कंट्री आपस में मिल गई और ये बेसिकली 48 मेंबर का एक ग्रुप बना। 48 मेंबर का ग्रुप बनने के बाद हमारा बेसिकली क्या हुआ कि चाइना इसको अपोज कर रहा था हमारा, कि चाइना ने साइन कर लिया कि भाई हम एनपीटी को साइन कर लिए। एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि भाई इस डेट के बाद कोई अपना एटम बम नहीं बना सकता। आप बनाओगे कैसे? आपको चाहिए हथियार, चाहिए ना यूरेनियम यार, तो यूरेनियम दो जगह आप यूज़ कर सकते हो, या तो वार के लिए यूज़ कर लो या तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर लो। तो जैसे इंडिया ने बम फोड़ा तो उन्होंने बना दिया एनपीटी, कि जो लोग एनपीटी को साइन करेंगे उन्हीं को यूरेनियम दिया जाएगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा, नहीं तो साला तुम लोग बम बनाओगे। सीधी सीधी बात है। इंडिया ने बम फोड़ा तो अब चाइना ने, अब देखिए एनएसजी एक ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, भाई बम तो बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, तो सिक्योरिटी के लिए था, अब बिजली के लिए भी चाहिए हमें कुछ, यूरेनियम चाहिए जलाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि भैया यूरेनियम वो दे ही नहीं रहे, उसका आप जब आप एनएसजी के मेंबर होंगे, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर होंगे, तभी आपको मिलेगा यूरेनियम। तो उन्होंने यूरेनियम दे ही नहीं रहे थे। तो इसका मेंबर होने, यूरेनियम इसलिए चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकें इंडिया में। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं था 2008 में, तो भी हमारा क्या हुआ था कि ये वहाँ की कंट्रीज़ मान गई थी, जो 46 कंट्री मान गई थी कि हाँ इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, आप इनको मेंबर बना लो। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी मान नहीं रहे ये लोग। क्यों? चाइना उंगली कर रहा है, चाइना बोल रहा है पाकिस्तान को भी दो। पाकिस्तान भाई क्या करेगा, बम बनाने का काम के अलावा कुछ काम करना नहीं है उनको। तो ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और खुश रहें दोस्तों। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।